नमस्कार दोस्तों, आज हम मूल अधिकार के प्रैक्टिस सेशन में उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका हम आंसर कैसे देंगे। तो इस वाले सेशन में केवल हम बात करेंगे मूल अधिकार के जो क्वेश्चन हैं, किस तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चन को हम करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, पहला क्वेश्चन ये दिया है आपको कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए ऑप्शन इस पे दिया है, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, फिर उसके बाद आपको दिया है कि इसमें दिया है कि भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ से हम पहले जब ऑप्शन की बात करते हैं, देखिए भाषण व अभिव्यक्ति, यहाँ से देख लीजिएगा, ये इसकी तो स्वतंत्रता है, संविधान में इसकी स्वतंत्रता है, लेकिन अबाधित रूप से अगर कहा जाए, देख लीजिएगा एक वर्ड का मतलब होता है अबाधित रूप से अगर कहा जाए तो इसकी स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि आप अगर किसी को ऐसे वर्ड बोलते हैं या ऐसा शब्द यूज करते हैं जिससे उसको, ठीक है, उसको ठेस पहुंचती है, तो वहाँ पर वो आपको आज़ादी प्रदान नहीं है। तो यहाँ पर यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी इस वाले में ऑप्शन नंबर 1 सही है कि आपको स्वतंत्रता तो है लेकिन अबाधित स्वतंत्रता नहीं है। तो जनरली अगर लोग इसको देखते तो आप यहाँ से क्या करते कि इस तरह के क्वेश्चन में लोग कहते कि यहाँ से कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये सही होना चाहिए, संघ बनाने की स्वतंत्रता ये भी है, उसमें भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, तो इनमें से कोई नहीं कर देते, लेकिन गलत हो जाएगा। वहाँ पर आपका आंसर जो सही होगा वो आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अबाधित रूप से नहीं। तो ऑप्शन तो आपका 1 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका, अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। तो देखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार वर्णित हैं वो आपके 23 और 24 में मैंने बताया था। स्पेशली जो 23 है वो बालाश्रम बेगार से है, और जो ये 24 है 4 है आपका, ये जो बालकों के नियोजन हैं, जैसे कारखानों में है ना, जहाँ जोखिम भरे कारखाने, उनके लिए आता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहा है इसमें कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। देखिए ये यूपी पीसीएस में पूछा, अभी हमने चर्चा भी किया था कि आर्टिकल जो 24 है वो आपका जो बच्चों का शोषण है कारखानों में, जो जोखिम भरे कारखाने हैं उनमें, यानी उस स्पेशल उपबंध बनाया गया है आर्टिकल 24 के तहत कि उनको सुरक्षा दी जा सकती है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के अंतर्गत, क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया। तो देखिए अभी इसमें ये देखिए कि 14 से अगर कम उम्र का बच्चा है तो उसको जोखिम भरे खानों में या जो खान है उसमें उसको नियोजित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। तो यानी यहाँ से बात समझ में आ रही है कि आर्टिकल जो 24 है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बालकों के नियोजन की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए हम अगले आर्टिकल में चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन दिया है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम, देख लीजिएगा, कम से कम कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए, 14 वर्ष आयु होनी चाहिए। अभी आपने पिछले वाले भी क्वेश्चन में किया है, तो इसका आंसर कितना होगा, 14 वर्ष। एसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है, सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने में, फिर पूछ रहा है कितना समय लगता है। तो मैंने बताया था ना कि ये जो है आपको क्या करता है, उसमें बताया था ना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण भी रिट जारी कर सकते हैं, उसके तहत 24 घंटे के अंतर्गत, ठीक है, आने जाने का समय छोड़कर आप वहाँ पर क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। ये आपका दोष यहाँ पर आपका जो निवारक वाला था उसके लिए प्रावधान था, मैंने इस चीज़ को भी बताया था। आगे हम चलते हैं यहाँ से। अब ये क्वेश्चन दिया है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा था कि यहाँ पर जो
यहाँ पर इस तरह का अगर कोई बात होती है जिसमें बच्चों की रिलेटेड बात है तो वो शोषण के विरुद्ध है, और आर्टिकल किस में है आपका, वो 24 में है। तो आप यहाँ पे आर्टिकल 24 आंसर दे सकते हैं कि आर्टिकल 24 इसका आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है, आपके सामने है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, दोष सिद्ध में संरक्षण मैंने पढ़ाया था, आर्टिकल आपको 20 मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पर ये बात थी। तो यहाँ पर आप ये आपका कर सकते हैं कि दोष सिद्धि में संरक्षण में एक बार में आपको एक बार ही दंडित किया जाएगा, दोबारा आपको दंडित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल आपका कौन सा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हम बात करेंगे भारतीय संविधान में ये दिया है, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए, यहाँ से गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, तो ये मिलता है उसको। यहाँ से समझ लीजिए कि उसको गिरफ्तारी जानने का अधिकार है, वो गिरफ्तारी पूछ सकता है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। अपनी रुचि के अनुरूप जो वकील हैं परामर्श करने के लिए, ये भी चर्चा की गई है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, ये भी अधिकार मिला है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब सही हैं। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। समझ पा रहे होंगे आप इन चीज़ों को। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया है। कह रहा है इसमें कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपको मैंने बताया था कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो आपका आर्टिकल 25 से किसके बीच में है, 30 के बीच में है। तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। देखिए, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता तो है, सही है, क्योंकि कोई भी आदमी अबाध रूप से किसी भी धर्म को मान सकता है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, ये भी सही है। राज्यों को सामाजिक सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी सही है। फिर उसके बाद ये लास्ट में है धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। देखिए, इस पर कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखा था। मैंने बताया था कि आप धर्म परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, ये अपराध के श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ से पहला सही है आपका, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सही है, ये आपका ए सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना, ठीक है, सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का पार्ट माना गया। तो ये आपका आर्टिकल 25, मैंने इसको डिटेल में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है कि आप 6 इंच तक आप तलवार रख सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, विदेशों में ये आप तलवार लेकर नहीं जा सकते, वहाँ पर ये स्वतंत्रता नहीं है, केवल भारत में है। अगला क्वेश्चन ये दिया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक आधारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने डिटेल में चर्चा किया था। देखिए, यहाँ से स्वास्थ्य के आधार पर लगा सकता है कि अगर स्वास्थ्य का उल्लंघन हो रहा है, कहीं पे स्वास्थ्य किसी का नुकसान हो रहा है, तो वो धार्मिक आधार जो अधिकार हैं उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई प्रथा है जिसमें विष पिलाया जा रहा है, जिससे आपके स्वास्थ्य नुकसान हो सकता है, तो उस तरह की परंपराएं धर्म को रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद सदाचार की बात किया जाए, तो अगर सदाचार, मैंने बताया था डिटेल में कि सदाचार अगर कहीं पे उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ भी इस पर रोक लगा सकता है। लोक व्यवस्था भी प्रभावित होगी, तब भी प्रतिबंध लगा सकता है। यानी 1 भी सही है ऑप्शन, 2 भी सही है, 3 भी सही है, यानी 1, 2, 3 सब सही है। तो ये वाला आपका आंसर सही होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया है आपको, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत
अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का अधिकार या मान्यता प्राप्त है। देखिए 29 तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। तो ये जो बात है इसमें अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं, ये तो आपका 29 है। क्लियर है। अब जो ये 30 है वो 30 क्या कह सकता है कि इनको संरक्षित करने के लिए अपने मनपसंद जो है वो इंस्टीट्यूट खोल सकता है, संस्था उसकी स्थापना कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा है, उसको देख लीजिएगा आप। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने की बात करता है। तो मैंने कहा ना 30 में अपने मनपसंद जो है विद्यालय वो बना सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है आपको, ये वाला क्वेश्चन इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट था पीसीएस में, यानी 29-30 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए 24 भी पूछा जा रहा है, 29-30 जो भी पूछा जा रहा है अभी आपको याद हो जाने चाहिए। इसको आप एकदम याद कर लीजिए, जब भी कहीं दिखे आप तुरंत फटाक से आंसर कर लीजिए। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार यहाँ पे देखिए 2 सिद्धि में संरक्षण है 20, 22 आपका देख लीजिएगा, 22 भी आपका स्वतंत्रता है, जो निवारक कानून है उनसे। 25 आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, तो यानी आपका आंसर कौन सा सही है, 25 है, आप ये कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका आर्टिकल 32 है। इसी को आत्मा भी बोला है अंबेडकर जी ने, इसी को हृदय भी बोला है। तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, 32 कर लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित मौलिक, क्वेश्चन ये दिया, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा, अभी मैंने जिक्र किया था इसका, तो ये आपका कौन था, आर्टिकल 32 जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो आप ये आंसर कर लेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। तो मैंने बताया था कि अगर आपातकाल लगता है, ठीक है, तब निलंबित किया जा सकता है। सही बात कह रहा है ये। सेना सदस्यों के संबंध में यहाँ भी लग सकता है। फिर जब सैनिक, जो मार्शल लॉ मैंने बताया था कि जब सैनिक विधि लागू हो, मार्शल लॉ लागू हो, तब भी हो सकता है। यानी ये भी सही है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये तीनों सही हैं, तो इसका मतलब उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में लग सकता है। तो आपको नहीं पता होगा अगर, तो आप यहाँ से जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप समझ लीजिए आपात के दौरान लग सकता है, सेना सदस्यों के संबंध में लग सकता है, जब सैन्य कानून लागू हो तब लग सकता है। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो देखिए संवैधानिक अधिकार, देखिए इसमें कह रहा है ना कि संवैधानिक अधिकार, देखिए संवैधानिक अधिकार की बात नहीं करता यहाँ पे, केवल जो आपका 32 है वो मौलिक अधिकार की बात करता है। तो ये आपका कौन सा होगा, आपका 32 के तहत केवल मूल अधिकार। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, केवल और केवल उसको अधिकार मिला है किसके लिए, मौलिक अधिकार के लिए मिला है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने इसको बताया भी था कि मूल अधिकार में ही जो है रिट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट किसी भी मामले में रिट दायर कर सकता है। तो यहाँ पे 32 के तहत मौलिक अधिकार के तहत होगा। पीसीएस 97 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि मौलिक अधिकारों को, क्वेश्चन दिया है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता। तो देखिए मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो रिट जारी करता, जिसको हिंदी में समादेश बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, रिट, ठीक है, रिट जारी कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से, अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। मैंने कहा था ना कि व्यक्तिगत अगर है तो हैबियस कार्पस, इसीलिए मैंने कहा था कि इंग्लिश में भी आप रट लीजिएगा, कभी कभी बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं देता, हैबियस कार्पस दे रहा है। तो ये एमपी पीसीएस में पूछा गया है, तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। और आप जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप जाकर देख लीजिएगा। लाइव क्लासेस चली थी इसकी, तो वहाँ से आप देख रहे होंगे कि अगर आपने लाइव क्लासेस किया होगा तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जा रहे होंगे। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। व्यक्तिगत मतलब किसी एक व्यक्ति की, तो मैंने कहा था हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के
अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन न्यायालयों को प्राप्त है। तो देखिए जो राज्य का उच्च न्यायालय होगा, मैंने कहा था कि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन 226 के तहत आपका हाई कोर्ट करता है, तो संबंधित राज्य का जो हाई कोर्ट होगा वो जारी करेगा। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? आपका आंसर सही होगा ए वाला। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण के, बंदी प्रत्यक्षी जिसको आप बोलते हैं हैबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो देखिए वो यहाँ से देखिए सर्टियोरी जो आपका उत्प्रेषण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, प्रतिषेध है, ये सब जारी कर सकता है। तो इसका मतलब उपर्युक्त सभी जारी कर सकता है। तो इसका आंसर उपर्युक्त सभी होगा। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, मैंने कहा था कि ये याचिका जो होती है वो व्यक्ति जारी कर सकता है, उसके अलावा उसके जो संबंधित व्यक्ति हैं, जो हितैषी हैं, वो भी दायर कर। तो देखिए क्वेश्चन केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, ये वाला दिया है, तो ये गलत बात है। उसका रिश्तेदार भी कर सकता है हितैषी। केवल हित व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, ये भी गलत है। व्यक्ति भी दाखिल कर सकता है। किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, ये भी गलत है। निरुद्ध व्यक्ति या हितव्यक्त व्यक्ति दोनों, देखिए जो निरुद्ध यहाँ से देख लीजिएगा, जिसके खिलाफ लगाई गई वो और उसके जो हितैषी हैं वो दाखिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सही है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जा सकती है। तो देखिए जब कोई आदमी बंधक बनाया जाता है तभी ये याचिका जारी की जा सकती है, अन्यथा ये याचिका जारी नहीं की जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो होगा वो आपका होगा कि जब किसी को क्या किया गया, दोषपूर्ण, जैसे इसमें पहला दिया है आपको ऑप्शन पुलिस की संपत्ति की हानि, तो गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया अतिरिक्त कर की वापसी के लिए, गलत है। भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन, यह गलत है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है कि दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, यानी अगर गलत तरीके से आपको नज़रबंद किया गया है तो उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है। चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ से आगे क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों देखिए, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी परमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो उसके लिए मैंने कहा था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जा सकता है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन भी वैसे भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका इस तरह है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो देखिए परमादेश जो होता है, परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब ही होता है कि हम आदेश देते हैं। तो परम आदेश मतलब क्या है कि परम आदेश है तो जो व्यक्ति स्वयं काम नहीं कर रहा है या काम को अवैध रूप से करता है तो हम आदेश देते हैं किसके द्वारा, परमादेश। ये परमादेश होगा, परमादेश होगा इसमें, इसको मैंडामस बोलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है। ये वाला क्वेश्चन हो गया था, परमादेश था। हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नोक्त समादेशों में कौन समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो देखिए सरकारी पद को, ध्यान दीजिएगा यहाँ से बात को कि कौन सा किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद से। तो देखिए अवैध अगर व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से अगर कहेगा अवैध व्यक्ति काम कर रहा है तो वहाँ पे परमादेश जारी कर सकते हैं कि वो उसको हटा सकता है वहाँ से। परमादेश मतलब कि अवैध रूप से कोई काम कर रहा है तो उसको हटाने के लिए जारी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के आबद्ध हैं उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले। तो अगर कोई काम जिसके लिए बोला गया है वो काम नहीं कर रहा है या गलत तरीके से कर रहा है तो उसके लिए जारी किया जाता है कौन सा, परमादेश किया जाता है। तो इसमें भी परमादेश होगा। अगला क्वेश्चन, वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे। तो देखिए अपने कर्तव्य का पालन अगर करने की बात आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, आपका परमादेश होगा। तो यहाँ पर आपका परमादेश होगा, आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेख द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम अथवा निचली अदालत को
कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमाओं में है और उसको उसे पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही बात परमादेश वाली बात आती है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, परमादेश कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत है, रिट क्या कहलाएगी। तो उसको जो पावर मिली है वो आपका क्या होगी, परमादेश होगी। देखिए परमादेश भी बहुत पूछा गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं। तो देखिए उत्प्रेषण की बात करते हैं तो उत्प्रेषण मतलब ऊपर भेजना। मैंने बताया था कि अगर कोई मान चलिए मामला है जो इस पे अगर कोई चीज़ है जिस पर न्याय नहीं मिल रहा है तो नैसर्गिक न्यायों के अतिक्रमण के सिद्धांत अगर लागू हो रहे हैं कि अगर मान चलिए उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अगर वो डिसीजन दे देता है तो वहाँ पर नैसर्गिक न्याय के जो सिद्धांत का अतिक्रमण हो जाता है, तो वहाँ पे कहा जाता है कि ऊपर भेजिए, तो वहाँ पर उत्प्रेषण लागू होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसका वह हकदार नहीं होता। तो देखिए जिसका वो हकदार नहीं है तो अधिकार परीक्षा ये करता है जारी, कहता है कि किस अधिकार से आपने काम किया है, तो ये यहाँ पे अधिकार परीक्षा होगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से, ठीक है, न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों से केस मांग सकता है, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। तो ये देखिए ना, किसी व्यक्ति या संस्था को सार्वजनिक जो अधिकारी हैं उनके जो सार्वजनिक काम हैं उनको काम अगर वो कहीं नहीं कर रहा है तो उसके लिए परमादेश आपका जारी होता है, यानी परमादेश भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन ये दिया है कि कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आते। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है, समानता का अधिकार मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, हटा दिया गया है, तो इसका मतलब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ये देखिए 2 बार पीसीएस में पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो फिर से वही बात, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। एसएससी में भी पूछा है, एमपीपीसीएस में भी पूछा है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो देखिए इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त किया गया था। तो इसका मतलब 1978 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब बात करते हैं कि संपत्ति का अधिकार क्या है। तो देखिए संपत्ति का अधिकार जो है, अब एक यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से एक वैधानिक अधिकार बन गया है, ठीक है, ये 300 आपका ए में है, तो यहाँ से आप करेंगे कि एक वैधानिक है, यहाँ से आप कर सकते हैं कि एक वैधानिक अधिकार है। आगे चलेंगे, 44वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया है किसी विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया। देखिए अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अधिकार है, और फिर अभी आप वो आंसर भी दे रहा है इसमें कि वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो देखिए संपत्ति के अधिकार को वैधानिक बना दिया गया है। कुछ लोग कानूनी अधिकार भी करते हैं, तो उसमें अंतर थोड़ा बहुत हम बताएंगे बाद में। चलिए यहाँ से फिर क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, संपत्ति के मूल अधिकार, क्वेश्चन ये है, संपत्ति के मूल अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। तो आपका आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा, इसको कर लीजिएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, ये संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, अब फिर से वही क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन रिपीट है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो आंसर आपका 44 होगा। तो यानी यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो संपत्ति का अधिकार वाला है वो इम्पोर्टेंट है। फिर से पूछा है क्वेश्चन, वही बात पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार, क्वेश्चन देखिए बार बार वही चीज़ें पूछ रहा है घुमा फिरा कर। देखिए एसएससी ने इस बार पूछ लिया कि कह रहा है कि
भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे मूल अधिकार, विधिक अधिकार दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कुछ लोग कहेंगे सर कि मूल अधिकार भी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मूल अधिकार अब हटा दिया गया, तो इसलिए केवल क्या होगा, विधिक अधिकार। तो इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कहाँ पर रखा गया। तो भी हमने बताया था कि इसको रखा गया है 300A में रखा गया है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं हैं। तो देख लीजिएगा संपत्ति का अधिकार जो आपका है वो आपका मूलभूत अधिकार अब नहीं है। आगे हम चलते हैं। मत देने का जो अधिकार है, ठीक है, अब इसमें एक राजनैतिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार, एक आर्थिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार। तो यहाँ से देखिए कानूनी अधिकार जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत बनाया गया है ये आपका, तो ये आपका क्या होगा, एक कानूनी अधिकार होगा। ठीक है, जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत बनाया गया 1951 के, तो ये कानूनी अधिकार होगा। फिर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, ठीक है, और सही कूट का प्रयोग करिए। जो इसमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन बनता है वो आपका है मैचिंग वाला। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखिए समता का अधिकार है, ठीक है, समता का अधिकार ध्यान दीजिएगा। तो समता का अधिकार, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है देखिए कैसे करते हैं हम लोग। समता का अधिकार है, देखिए ए है, बी है, आप देख लीजिएगा ए या ऐसे मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पे समता का जो अधिकार है वो आपका यहाँ सामने देख रहे हैं, आपका समता का अधिकार यहाँ मिल गया आपको। 14 से 18 है। वाक की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो वाक की स्वतंत्रता की बात आपका कहाँ पे किया है, ये 4 में किया है। यानी ए वाले में तो आपका 1 मिलेगा, अब बी वाले में क्या होगा आपका 4। तो किस वाले ऑप्शन में ए आपका, देखिए यहाँ पे 1 मिल गया, अब बी में क्या मिल रहा है आपको 4 मिल गया। तो आप चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अब आगे चाहे मिलाइए चाहे ना मिलाइए, यही सही है। धर्म की स्वतंत्रता आप देख लीजिएगा 2 में है, यानी सी वाले में कितना आना चाहिए आपका 2। देखिए सी में 2 आना चाहिए और डी वाले में आपका कितना आना चाहिए 3 आइए। तो कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए समता का अधिकार देखिए किस में है, 14 से 18। तो देखिए किस नंबर पे है, एक आप यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए, ठीक है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे है, तो आप कह रहे हैं 19, तो 19 का नंबर कौन सा मिला है, 4 मिला है, तो आप 4 लिख लीजिएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको किस में, 25 में। 25 किस नंबर पे यहाँ पे दिया है, 2 नंबर पे आप 2 कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा। फिर आपको संवैधानिक उपचार का जो अधिकार दिया गया है, तो अपने पेपर में से लिख लिया करिए। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है वो आपका दिया है 32 में, तो 3। तो देखिए 1 4 2 3 कहीं दिख रहा है, ये देखिए 1 4 2 3 दिख रहा है, ये 1 4 2 3, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार में निम्न से कौन सी स्वतंत्रता नहीं है। तो देखिए हड़ताल की आज़ादी कहीं भी नहीं दिया है, तो ये आपका नहीं होगा पहला ऑप्शन। या IAS में 82 में पूछा है, विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, शांतिपूर्ण आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। सबको पता है केशवानंद भारती वाद में कहा कि संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हो कि मूल ढांचा बदले ना। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, इसको भी अभी हम लोगों ने कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशी को नहीं प्राप्त है। तो देखिए विदेशी विधि के समक्ष समता का अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसको अभिव्यक्ति एवं इसको जो अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता है ये नहीं दी जाती है, ये आपका बी। तो यानी आपका ये सही है, और सब इसमें से मिलेंगे इसको। PCS 2007 में पूछा गया था, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। तो देखिए 15, 16, 19 और 29, 30 ये आप याद कर लीजिएगा। 15, ठीक है, 15, 16, ठीक है, 19, 29, 30, ये जो है आपका 30 जो आपका है ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो देख लीजिए कि इसको याद करने का तरीका क्या है कि आप 15, 16 यहाँ कर लीजिए। देखिए 15 दूनी 30 होता है, एक कम कर लीजिए, यहाँ बढ़ जाइए और यहाँ घट जाइए, और एक बीच में क्या होता है 19 होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं 15, 16, ठीक है। 15 दूनी जैसे 30 होता है, यहाँ से देखिए समझ लीजिए 15, आप इसको करेंगे तो 15 लिख लीजिएगा, और 15 दूनी 30 लिख लीजिएगा, यहाँ बढ़िएगा और यहाँ घट जाइएगा, ठीक है। यहाँ आप कर लीजिएगा 29, यहाँ पर 29 कर लीजिएगा,
और बीच में एक 19 कर लीजिएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ से ये आपका आर्टिकल है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का जो अधिकार है वो आपका फंडामेंटल राइट है, मैंने बताया था। तो ये आपका देख लीजिएगा, एक संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 21A जोड़ा गया था, ठीक है, 21A के तहत जोड़ा गया था। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा, मैंने डिटेल में बताया है, तो ये आपका होगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है आपको, समानता का अधिकार, क्वेश्चन है समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो देखिए 13 में तो समानता का अधिकार की बात है, ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ बात ध्यान दीजिएगा, जो समानता की बात करता है यहाँ पे 13 जो आपका डिफाइन है, ध्यान दीजिएगा 13 में केवल व्याख्या किया विधि शून्य, तो 13 नहीं होगा। 14 में समानता की बात, विधि के समक्ष समता का अधिकार, समानता का अधिकार की बात किया। मूल अधिकार, अगर मूल अधिकार कहा होता तो 13 होता, लेकिन समानता का अधिकार चलता है 14 से लेकर, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक चलता है आपका। तो देखिए 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा। तो आप देख लीजिएगा कौन कौन सा ऑप्शन सही है। 2 वाला सही है, 3 सही है और 4, तो 2, 3, 4 ये सही है। सभी चारों नहीं होंगे, मूल अधिकार पूछा होता तो चारों होते। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसको है? तो देखिए ये सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। मैंने बताया था कि हाई कोर्ट 226 के तहत जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसको जारी करेगा 32 के तहत करेगा, इसको कर लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं? तो संपत्ति का अधिकार। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा मेरे समझ से तो यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से है, अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें कहा गया है, क्वेश्चन जो दिया है आपको कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद कौन सा है आपका? 17 है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो रिट जारी करता है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय जारी करेगा, ये वाला ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है आपातकाल या कुछ लगाकर, ठीक है, संसद कम कर सकता है कंडीशन लगाकर, और जो जारी करेगा, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं समझा दूँ, जो आपका संसद है, ठीक है, संसद कम कर सकता है, कम या ज़्यादा कर सकता है। संसद को ये अधिकार है कि वो कम कर सकता है या ज़्यादा कर सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है वो निलंबित कर सकता है, वो कैंसिल कर सकता है, ठीक है, ये हुआ आपका। लेकिन जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ये क्या करता है? ये प्रवर्तित करता है, ये लागू करने के लिए करेगा। तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा तीनों में अंतर। अगला क्वेश्चन, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के लिए उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय देखिए परमादेश जारी कर सकता है अगर काम कोई नहीं कर रहा है तो। फिर उसके बाद कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। तो देखिए 17 और 18 जो है अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है, तो यहाँ पे समाज में जो है समानता लाने की बात करता है, तो सामाजिक समता की। तो देखिए अस्पृश्यता का अंत है, लेकिन अगर यहाँ से हम बात करें तो क्वेश्चन ये देखिए जो पूछता है यहाँ से कि सामाजिक जो क्षमता है, ठीक है, सामाजिक क्षमता यानी अस्पृश्यता अंत हो जाएगा तो लोग क्या हो जाएंगे? सामाजिक रूप से क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो सामाजिक समता की बात, यानी इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा है, तो आप इसको कर सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन कि सामाजिक समता को बराबर करता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन ये है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जाता? तो देखिए यहाँ पे गोलकनाथ वाला जो मामला था उसमें इन्होंने माना था कि संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन केशवानंद भारती मामले में इन्होंने इसको माना था। अब हम बात करेंगे अगले इस पे क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं? तो देखिए समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध भी है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। दिल्ली पुलिस SI में पूछा गया था इसमें, ठीक है। फिर सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं? तो देखिए अपवाद अभी तक जितना था जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब भारत का अंग अभिन्न अंग हो गया है तो यहाँ पे भी लागू होगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है? तो देखिए इसको संशोधन जो करेगा, कम या जो ज़्यादा करेगा अभी हमने बताया, वो संसद करेगा। अगला, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने का अधिकार। तो ये युक्त प्रतिबंध मतलब कम या ज़्यादा, अगर किसी का ज़्यादा है मौलिक अधिकार या समझ में आता है कि प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रही है तो ये संसद जो है कंट्रोल करेगा। अगला, किसी कैदी को न्यायालय के
समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो जानते हैं आप लोग कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, तो ये आपका आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। इसी के साथ जो है हमारे क्वेश्चन हैं, तो अभी हम लोग लेवल 2 की भी बात करेंगे। इस पर लेवल 2 पर आएंगे तो वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए, तो इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रैक्टिस करिए, काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। चलिए मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में। नमस्कार।